शब्द वापरायचे. सांगा सर, आज आढावा घेण्यात आला सगळ्या लोकसभा मतदारसंघांचा. काय राष्ट्रवादीची रणनीती ठरलेली आहे? महाविकास आघाडी बरोबर असणारे जागा सोडाव्या लागतील, काय चर्चा? आम्ही यापूर्वी ज्या लोकसभेच्या जागा लढवलेल्या आहेत त्या जागेवरील त्या लोकसभा मतदारसंघातल्या सर्व प्रमुख काही सगळ्यांनाच आम्ही बोलू शकलो नाही, पण काही लोकांना बोलवून त्या मतदारसंघाची चर्चा, सद्य परिस्थिती याचा आढावा घेण्याचं काम आज केलं. उद्याही उरलेले मतदारसंघ आम्ही बोलवणार आहे, पण आम्ही जिथे लढतोय तिथल्याच लोकांना आता लढलेलो आहोत. मागच्या वेळी लोकसभेला 2019ला जिथं आम्ही लढवली सीट त्या सर्व कार्यकर्त्यांना विश्वासात घ्यायची छोटीशी प्रक्रिया आहे. आणखीन बऱ्याच कार्यकर्त्यांना बोलवणं आवश्यक आहे, पण पहिला टप्पा म्हणून आम्ही प्राथमिक चर्चा करण्यासाठी, माहिती घेण्यासाठी आज बैठक केली. उद्याही अशाच प्रकारची उरलेल्या लोकसभा मतदारसंघाची बैठक होईल. 18 जागा गेल्या वेळेस आपण मिळवलेल्या 18 ते 20 जागा, यावेळेस राष्ट्रवादी किती जागांवर तयारी करते? नाही, तयारीचा प्रश्न पुढचा आहे. फक्त त्या मतदारसंघात काय परिस्थिती आहे आणि सद्यस्थितीत मध्ये झालेले पक्षांतर वगैरे याचा परिणाम त्या मतदारसंघात काय झालाय याची चर्चा आम्ही करतोय. तयारी किती ठिकाणी करायची, काय करायची हे पुढे ठरणार आहे. अजून आम्ही त्याच्या बाबतीत काही ठरवलेलं नाही. बरोबर आहे त्यांचं. त्यांनी मागच्या वेळी ज्या लोकसभेच्या जागा लढवल्या त्याची संख्या ते सांगतायत आणि त्या बाबतीत आमची, शिवसेनेची आणि काँग्रेसची अद्याप चर्चा झालेली नाही. तर दुसरा एक महत्वाचा मुद्दा आहे की शिंदे आणि भाजप एकत्र आले तरी सुद्धा भाजपने अशा मतदारसंघांवरती सुद्धा निरीक्षक म्हणून दिलेले आहेत ज्या ठिकाणी शिंदे शिवसेनेचे सुद्धा उमेदवार असण्याची शक्यता आहे. तर तुम्हाला वाटतं की जागा वाटपावरून भाजप शिंदे शिवसेनेच्या संदर्भामध्ये अन्याय करते? त्यांचा तो अंतर्गत प्रश्न आहे, त्याच्यावर भाष्य करण्याची आवश्यकता नाही आहे. परंतु काही माहिती जी काही थोडी बहुत कळते त्यात अशी माहिती आहे की शिंदे गटाचे बरेच खासदार शिंदेच्या तिकिटावर उभे राहू इच्छित नाहीत. बऱ्याच लोकांना त्यातल्या भाजपच्या तिकिटावर उभं राहण्याची इच्छा आहे आणि त्यामुळे शिंदे गटाची पंचायत झाली आहे. आणि तसं झालं तर महाराष्ट्रातला शिंदेच्या बरोबर जे गेलेला शिवसैनिक आहे तो पुन्हा मोठ्या संख्येने उद्धव ठाकरेंच्याकडे जाण्याची शक्यता आहे. आता मागच्या तुम्ही ज्या ठिकाणी जागा लढला होता तिथे बऱ्याच ठिकाणी शिवसेनेचं तुम्हाला थेट आव्हान होतं. आता शिवसेना उद्धव ठाकरेंची तुमच्या सोबत आहे, कशा पद्धतीने परिस्थिती टॅकल करायचा प्लॅन तयार झालेला नाही, कारण चर्चाच अजून सुरू केलेली नाही. आम्ही चर्चा करू, त्यावेळी बरेचसे प्रश्न आम्ही सोडवू शकू. मला त्याच्यात अडचण वाटत विचारलं की तुम्ही निवडणूक लढायला तयार आहेत का, निवडणूक लढणार आहेत का? आम्ही कुणालाही तुम्ही निवडणूक लढायला तयार आहेत का असं विचारलं नाही. कुणाला काही नावं सुचवायची असतील तर सुचवा असं सांगितलंय. आणि कोणाला इच्छुक आहेत असा पक्ष कधी विचारत नाही. ज्यांना इच्छा असेल ते पक्षाकडे येऊन इच्छा व्यक्त करतील, त्यावेळी आम्ही त्याचा निर्णय करू. आज कोणाची नावं आम्ही घेतलेली नाही. सर, आपण एक पॅटर्न बघितलं की गेल्या वेळेस ते अनेक वर्ष मंत्री राहिले आहेत, आमदार आहेत, अनुभवी, त्यांना आपण लोकसभेमध्ये उतरवलं होतं मैदानात. यावेळेस असा काही राष्ट्रवादी विचार करतोय का की ज्यांचा अनुभव आहे, ज्यांनी राज्यात अनेक वर्ष काम केले, त्यांनी आता पुन्हा एकदा लोकसभेसाठी जावं? नाही, प्रत्येक मतदारसंघात वेगळी परिस्थिती आहे. परिस्थितीला गरज लागली आणि आवश्यकता वाटली तर तेही करावं लागेल. पण ते त्यावेळी अजून आम्ही उमेदवारांच्या नावापर्यंत आलेलोच नाहीये. त्यामुळे सध्याची राजकीय परिस्थिती, मधल्या झालेल्या घटनांमुळे जे सत्तांतर झालं त्यानंतरची परिस्थिती याचा आढावा घेण्यासाठी आमच्या या बैठका चालू आहेत. तर फडणवीस आज राज ठाकरेंना भेटायला गेले होते. गेल्या काही दिवसांपासून राज ठाकरेंचा सूर जो आहे तो विरोधी पक्षांबरोबर, त्यामुळे अशा पद्धतीने भेट होते का, कारण की वेगवेगळ्या भूमिका राज ठाकरे घेतात? आता हा प्रश्न आपण फडणवीसांना विचारला तर जास्त बरं होईल. मला काहीच माहिती नाही की ते का गेले, त्यांना राज ठाकरेंच्या मदतीची आवश्यकता आहे किंवा त्यांना राज ठाकरेंच्या शिवाय आता जमणार नाही. हे सगळे जे प्रश्न आहेत ते फडणवीसच त्याचं उत्तर देतील. मला माहित नाही काय.
सर, आपली महाविकास आघाडीची एक पहिली बैठक झाली. त्यात पुढे ही बैठक कधी होणार आहे? कारण जी चर्चा होती आपली समिती होणार आहे, तिन्ही पक्षांची 2-2 सदस्यांची, मग चर्चा होणार आहे. याबाबत पुढे कधीपर्यंत? लवकरच होईल. आम्ही ठरवलेलं आहे तिन्ही पक्ष एकत्रित बसायचे. मला वाटतं माझ्या माहितीनं सर्वच पक्ष चाचपणी करतायत. आमचे उरलेले 2 मित्र पक्ष जे आहेत तेही चाचपणी करतायत. त्यामुळं त्या चाचपण्या पूर्ण होतील एखाद्या आठवड्याभरात आणि लवकरात लवकर पुन्हा आम्ही एकत्रित बसायचा प्रयत्न करू. सर, हिंदी में पूछना चाहेंगे कि आज उद्धव ठाकरे कैंप से जो बोला है कि बहुत सारे एमएलए और एमपी शिंदे कैंप के हमारे पास आने की संभावना है, उसको आप कैसे देखते हो? आपको ये सच लगता है कि ऐसा कुछ संभावना हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है? मुझे मालूम नहीं है कि क्या उसकी बैकग्राउंड है. अगर वो बोल रहे होंगे तो सच भी होगा. संजय राउत ने ट्वीट करके भी ये दावा किया है. संजय राउत की तो आप लोगों से बातचीत होती रही है और कई बार ऐसी इन्फॉर्मेशन वो करते हैं, बाद में सही साबित होती है. आपको लगता है इसमें सच्चाई है? 22 विधायक, कई सारे सांसद इस वक्त दोबारा ठाकरे ग्रुप के संपर्क में. नहीं, अभी किसी ने सवाल पूछा था कि अ, शिंदे गट और भाजपा का जो अलायंस है उसके बारे में, तो मैंने कहा था कि कुछ शिंदे गट के जो एमपी रह चुके हैं वो कुछ लोग बीजेपी के सिंबल पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं. तो ऐसी चीज़ हुई तो बहुत सारे एमएलए डिस्टर्ब होके शायद वापस जा सकते हैं, कह नहीं सकते. ऐसी स्थिति तो वो जो आप कह रहे हैं वो शायद सच भी हो सकता है. सर, क्या ऐसी स्थिति बीजेपी के सिंबल पर जो जाने वाली बात आप कह रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से खबरों में चल रही है, क्योंकि मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है. इलेक्शन कमीशन ने चुनाव चिन्ह उन्हें दिया, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला आगे बढ़ा और चुनाव चिन्ह फ्रीज हुआ धनुष्मान, तब ऐसी स्थिति निर्माण होगी ना. तभी तो बहुत हो जाएगी. लेकिन अभी इफ एंड बट पे आज बोलने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन अब धनुष्य बाण अगर फ्रीज किया गया है सिंबल, शायद वो हो भी सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय का असर देखा जाए तो शायद ये भी हो सकता है. या शायद शिवसेना उद्धव ठाकरे गट जो है वो उनको उद्धव ठाकरे गट कहलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. वो शिवसेना पार्टी के नाम से ही शायद लड़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है. क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का कोई निष्कर्ष निकाले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कौन से चौकट में निर्णय लेने की आवश्यकता है उसके बारे में भी चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है. तो इसीलिए शायद अंत में जब हम चुनाव के लिए जाएंगे तो शायद शिवसेना पूरी ताकत से शिवसेना नाम से लड़ पाएगी, ऐसा लगता है. सर, आप लोगों की जो बैठक हुई एनसीपी की, उसमें पार्लियामेंट्री इलेक्शन को लेकर क्या चर्चा हुई? क्या जो इच्छुक उम्मीदवार हैं उनसे भी कुछ डिटेल्स मांगी गई है क्या? और खास तौर पर एनसीपी का जहां गढ़ रहा है वहां शिवसेना आपके सामने हमेशा लड़ती रही है, तो क्या इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई क्या? क्योंकि सीटों के बंटवारे पर उस समय आप लोगों के लिए भी टफ टाइम होगा. नहीं, ऐसा है कि जहाँ तक नाम का सवाल है, हमने किसी को नाम नहीं मांगे. लेकिन पार्टी के पास अगर किसकी इच्छा व्यक्त की गई तो हम लोगों से पूछेंगे, कार्यकर्ताओं से, उनके बारे में, उनके उस नाम के बारे में चर्चा करेंगे और हम निर्णय लेंगे. पाटिल साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या महाविकास आघाड़ी में सामंजस्य की स्थिति नहीं है? क्योंकि कभी संजय राउत अलग बयान दे देते हैं, वो कहते हैं कि 19 सीटें 18 सीटों पे उद्धव कैंप जो है वो चुनाव लड़ी है, तो इस बार भी हम 19 सीटों पे लड़ेंगे. और तो क्या ऐसे बयानात वो जानबूझ करके दे रहे हैं या वो बार्गेनिंग पावर मीडिया के थ्रू दिखा रहे हैं? ऐसा कुछ स्टंट आपको लगता है? ऐसे कोई स्टंट नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है. शिवसेना के सिंबल के ऊपर पिछले 2019 के चुनाव में कितने एमपी चुन के आए थे? कितने आए थे? 18. हाँ, तो उसकी बात करें. जो उनके सिंबल पे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज वो जीत चुके हैं वो उनका आग्रह रहेगा ही. कोई भी किसी भी पार्टी का आग्रह रहेगा कि हमने ये इलेक्शन यहाँ पे लड़ा है, हमारे एमपीज है और वो सीट हमें लड़ने की इच्छा है. वो तो कोई भी पार्टी करेगी ना. तो
इसीलिए हमारे तीनों पार्टी में कोई उसमें संघर्ष नहीं है, मतभेद नहीं है। हम साथ में बैठेंगे तब सीट का बंटवारा होगा, उसमें कोई दिक्कत आएगी ऐसा मुझे नहीं लेकिन लगता। 2019 में परिस्थितियां विपरीत थी, आज परिस्थितियां विपरीत है। उनके पास जो पहले सांसद थे वो अब उनके पास नहीं है, वो शिंदे गुट के पास है। बावजूद इसके इस प्रकार का बयान, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है विद इन द महाविकास आघाड़ी? नहीं, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है, कोई लैक ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। हम अभी इकट्ठा बैठे ही नहीं है, जब बैठेंगे तब लेन देन तो करनी पड़ती है। जो सीट का बंटवारा जब करते हैं तब कहीं हमारे लोग बहुत अच्छे चुन के आने की संभावना है, कहीं उनके है, कहीं कांग्रेस के भी है। कांग्रेस भी एक तीसरी बड़ी पार्टी हमारे राज्य में है। कोई हमारे साथी है, जो साथी हमारे साथ महाविकास आघाड़ी में आना चाहते, उनको भी विश्वास में लेके हम निर्णय करना चाहते हैं। एनसीपी कितने सीटों पर लड़ना चाहती है, इस पर चर्चा हाँ? हुई? एनसीपी कितने सीटों पर लोकसभा में लड़ना चाहती है, क्या स्पेसिफिक इस पर चर्चा नहीं, हुई? कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन पिछले चुनाव में हम जहां जहां लड़े हैं वो सारी सीटों का अंदाज, यानी सीटों के वो वहां के नेता और कार्यकर्ताओं से हम बातचीत शुरू की है। सर सीएम ने भी ये बोला है कि जो नया सीलिंग बन रहा है बांद्रा से अंधेरी, उसका नाम सावरकर जी पे रखना चाहिए, हम रखेंगे। तो उसको एनसीपी कैसे देखती है महाविकास आघाड़ी? जब वो पूरा होगा तब उसके ऊपर बात करेंगे। जो अभी बात हुई नहीं है उसके ऊपर सीएम कुछ भी कहेंगे तो भी हम, जो बात पूरी होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। जो बात अधूरी है या शुरू ही नहीं हुई उसके बारे में जल्दबाजी करना ठीक नाही। आक्रमण झालेले आहे, हाँ? यांच्या विरोधात आक्रमण झाले आहेत। आज ते हरिद्वार येथे गेले आहेत, त्यांची जी पदक आहेत ते गंगेत विसर्जित करणार आहेत, कसं बघता? देशाच्या इतिहासामध्ये, जगामध्ये आपल्या देशाच्या वतीने काहीतरी विशेष कामगिरी बजावली, सुवर्ण पदक मिळवली, वेगवेगळ्या खेळात पदक मिळवून आलेले खेळाडू यांना रस्त्यावर खाली पाडलं जातं, महिला खेळाडूंना खाली पाडलं जातं, त्यांच्या तोंडावर पोलीस बुटाने पाय ठेवतात। एवढा निगृण आणि अत्यंत लाजिरवाणा प्रकार भारतात यापूर्वी घडला नाही। भारतामध्ये ऑलिम्पिक असो, एशियाड असो, देशपातळीवरच्या स्पर्धा असोत, या ठिकाणी नॅशनल खेळला तरी आपण त्याला आदराने पाहतो। राज्य स्तरावर एखादा खेळाडू गेला तरी गावाला, तालुक्याला, जिल्ह्याला त्यांच्याबद्दल आपुलकी असते। हा तर नॅशनल खेळ, जागतिक दर्जाच्या खेळात प्रावीण्य मिळवलेल्या मुलींचा अपमान आहे। आता त्या मुली इतके दिवस बसलेल्या आहेत, उपोषण आहे, धरणं धरतायत, त्यांना त्या ठिकाणी त्यांना बसलेल्या जागेवरून हटवणे, त्यांना मोठ्या प्रमाणात तिथून पळवून लावणे, त्यांना 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 स्त्री आणि पुरुष पोलिसांनी पकडणे हा अत्यंत निषेधार्ह प्रकार आहे। असा प्रकार देशात कधी झाला नाही। देशातली सत्ता ज्यांच्या हातात आहे ती किती असंवेदनशील झाली आहे त्याचे हे पुरावे देशातल्या खेळाडूंच्या समोर आहेत। देशातले सगळे कुस्तीगीर, देशातले सगळे खेळाडू, मग ते क्रिकेटमध्ये असो, फुटबॉलमध्ये असो, हॉकीमध्ये असो किंवा व्हॉलीबॉलमध्ये असो किंवा कुस्ती क्षेत्रात असो, या सगळ्या क्षेत्रातले खेळाडू आज देशातल्या सरकारची निषेध व्यक्त करतायत। जर अशा महिलांना अशी वागणूक दिली जात असेल तर मग देशातल्या इतर खेळाडूंच्या बाबतीत काय, असा प्रश्न देशातल्या जनतेच्याही मनात आहे। आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या झालेल्या परवाच्या प्रकाराबद्दल आम्ही निषेध व्यक्त करतो। सर, जो मंदिर ड्रेस कोड का मामला चल रहा है, पिछले कई दिनों से कई अलग अलग शहरों में मंदिरों के लिए ड्रेस कोड लागू किए गए हैं। आज भी अमरावती में मीटिंग हुई, मंदिर जो संगठन बनाया गया उसमें ये कहा गया कि 25 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किया जाएगा अमरावती। कैसे ड्रेस कोड? मंदिरों में एंट्री करने के लिए सभ्य तरीके से कपड़े लोग पहन कर जाए, इस तरह का ड्रेस कोड अलग अलग शहरों के मंदिरों में लागू अलग अलग संगठन द्वारा, हिंदू संगठनों द्वारा किया जा रहा है। इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये, क्योंकि ऐसे संगठन है तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं या उनको सपोर्ट करते हैं उनकी विचारधारा, क्या ये ध्रुवीकरण की एक कोशिश है की जा रही है? शॉर्ट पैंट वगैरह, शॉर्ट पैंट या लड़कियों को लेकर के ड्रेस कोड लागू करना वाजिब लगता है आपको? एक प्रकार का ड्रेस कोड
मंदिर जाने के लिए? सब इस सलीके से कपड़े पहन कर जाए, ऐसा कहें। मैं अब तक बहुत आपके सवालों का जवाब दे चुका हूँ। ये सवाल का मैं अलग से जवाब दूंगा। आज जो मैंने कहा है इसके ऊपर मेरा ये सवाल का जवाब छा जाएगा, और अब तक जो बात आपसे हुई है वो उसके ऊपर अंतिम सवाल अन्याय होगा। अंतिम सवाल ले लीजिए। आज छगन भुजबल साहब ने सावित्रीबाई फुले और उनसे जुड़े इतिहास को लेकर के छेड़छाड़ का जिक्र किया। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब छात्रों को सावरकर का इतिहास, वीर सावरकर का इतिहास महात्मा गांधी के पहले पढ़ाया जाएगा। वो चैप्टर इंक्लूड किया गया है, बाकायदा एक चैप्टर। आप कैसे देखते हैं? कुछ दिनों के पहले महाराष्ट्र सदन जो दिल्ली में है, जो भुजबल साहब के निगरानी में तैयार हुआ, वहाँ पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होळकर और सावित्री देवी फुले, ये दोनों की वहाँ पे छोटे बस स्टैचू लगाए गए थे। सावरकर जी का सम्मान करने के लिए सरकार कुछ भी कार्यक्रम करे, हमें उसके ऊपर कुछ कहना नहीं है, लेकिन जो दोनों स्टैचू बाजू में थे, वो स्टेयरकेस के दोनों बाजू में, उनको हटाने की जरूरत ये सरकार ने की है, क्योंकि इनको ये जो महान हमारी महाराष्ट्र से आगे आए हुए दोनों महिला है, जो महाराष्ट्र को या पूरे देश उनको मानती है, उनके कार्य को मानती है, उनके स्टैचू दूर करके सावरकर का सम्मान करने की कोशिश जो सरकार ने की है, इससे ये दोनों स्टैचू दूर करने के बारे में महाराष्ट्र के जनता को बहुत बड़ा दुख हुआ है। राष्ट्रवादी ने इसका बहुत गंभीरता से उसके ऊपर आक्षेप लिया है। अभी आज की बात है कि दो पोस्ट है, दो वर्तमान पत्र जो है, यानी दो वेबसाइट्स है, उसके ऊपर सावित्री देवी फुले इन्होंने जो स्कूल्स चालू किए थे उसके बारे में बहुत गंभीर और आक्षेपार्ह टिप्पणी की गई। कल ही हम महाराष्ट्र के मुंबई के पुलिस कमिश्नर साहब को, मैं, अजीत पवार साहब, भुजबल साहब, तटकरे जी, हम सारे मिलके उनको जाके मिलके हमारी तकरार दर्ज करने वाले हैं। ये महाराष्ट्र में और देश में जानबूझ के कुछ लोग, महान जो हस्तियां है इस देश में, जो महान नेता है, उनके ऊपर खिलाफ जानबूझ के कुछ ना कुछ लिखते हैं, जो पुराने समय हुआ नहीं, इसके नए लोगों को अलग दिशा में लेके जाने की प्रयास कुछ लोग इस देश में कर रहे हैं, और उसके लिए बहुत गंभीर आक्षेप हमने लिया है। कल हम जाके सीपी मुंबई को भी मिलने वाले हैं, और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी देश में इतिहास बदलने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, और ये गंभीर है। सर, संजय राउत ने कहा था कि चुनाव के समय लोगों को थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्या एनसीपी किसी तरह के सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है, किसी तरह का सेक्रीफाइस करने के लिए सीट शेयरिंग को लेकर? देखो, कोई भी अलायंस होता है तो सबको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और हमारी तीनों पार्टी इकट्ठा आके मिलजुल के इलेक्शन लड़ना चाहती है, तो इसीलिए सेक्रीफाइस तो सबको करना पड़ेगा। Sir, just another question connected to the Can previous this be a one. last question? Yes. Promise. Do you think that by molding the history, the BJP government is trying to penetrate the ideology of Hindutva over socialism? You are absolutely right. I'm asking you, sir. I'm saying yes. In your words, sir. No words. I agree with you. I totally agree with you. I have no any objection to what you are stating. Why in English? Sir, I request you to kindly speak something. Do you think that this is an attempt by the Hindu ruling party? No. There is a systematic attack
on the history of India, and we have developed one before independence. There is a history to this country, thousands of years history we have, and after independence also there is a history. So there is a systematic attack on the main concepts which have come together to in making the concept of India. So India as a whole, different parts, there are different ideologies, and all have come together, and this India is formed. So India is it is a federal structure. Every state has different idols, different ideology. Like Maharashtra, we have Chhatrapati Shivaji Maharaj, who is a national idol. So everybody follows their ideology, but we are all together. Never ever India saw anybody making an attempt to damage these concepts. This is happening now. So there is a systematic attempt of what you are saying. रश्मीला वाटलं कधी जातोय बाबा आता.